आप सभी का बहुत बहुत वंदन और अभिनंदन। आज जिस पर विचार विमर्श होने जा रहा है वह विषय है कलेक्शन ऑफ डाटा, समंकों का एकत्रीकरण। तो ये समंकों का एकत्रीकरण क्यों किया जाता है? हर शोधकर्ता इस बात को महसूस करता है कि जब हम पहले चैप्टर में परिचय दे आते हैं और दूसरे में उससे संबंधित बहुत सारी बातें, तमाम साहित्य का अध्ययन कर लेते हैं, तब हमें आगे बढ़ते हैं तो कलेक्शन ऑफ डाटा ये एक महत्वपूर्ण कार्य करना पड़ता है। किसी शोध कार्य को संपन्न करने हेतु जब हम उस विषय का परिचय दे चुके होते हैं और तत्संबंधी साहित्य का अध्ययन भी कर चुके होते हैं और इसके बाद का ये महत्वपूर्ण चरण तक पहुंचते हैं, तो समंकों का एकत्रीकरण सबसे अधिक आवश्यक होता है। और सारी गणना, सारा विश्लेषण, सारा परिणाम तक पहुंचना, परिणाम के आधार पर आगे निर्देश देना, यह सब कुछ उसी पर ही संभव होता है कि हम डाटा कलेक्शन कैसे कर रहे हैं। और डाटा कलेक्शन अपने अपने हिसाब से किया जाता है। ये समंक दो प्रकार के होते हैं और इन्हें हम अलग अलग तरीके से संग्रहित करते हैं। दो तरह कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है प्राथमिक समंक। तो प्राथमिक समंक और इनका संग्रहण, इस पर हम विचार करेंगे कि प्राइमरी डाटा एंड इट्स कलेक्शन। और दूसरा हम विचार करेंगे द्वितीयक समंक और इनका संग्रहण, यानी कि सेकेंडरी डाटा एंड इट्स कलेक्शन। इस पर जो है विचार विमर्श करेंगे। तो सबसे पहले हम प्राइमरी वाली बात पर आ जाते हैं, प्राथमिक समंक और इनका संग्रहण, प्राइमरी डाटा एंड इट्स कलेक्शन। प्राथमिक समंक उन समंकों को कहा जाता है जिन्हें हम पहली बार इकट्ठा कर रहे हैं, नवीन सिरे से इकट्ठा कर रहे हैं। हम सीधे सीधे लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और अपनी क्वेश्चनर या अपने क्वेश्चंस रख करके और उनसे जो है उस पर उनकी प्रतिक्रिया ले रहे हैं। इस तरह से पहली बार उनसे अंक इकट्ठे किए जा रहे हैं, समंक इकट्ठे किए जा रहे हैं। प्राथमिक समंकों का जो हम एकत्रीकरण करते हैं उसमें निश्चित रूप से अधिक श्रम लगता है, जगह जगह पहुंचना होता है और कैसा भी मौसम हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, हमें अपने कार्य को निरंतर करना ही पड़ता है। तो इसको करने में ज़्यादा परिश्रम लगता है। और दूसरी ओर जो द्वितीयक समंक हैं, जिन्हें हम सेकेंडरी डाटा कह रहे हैं, सेकेंडरी डाटा यह है कि उस पर पहले ही कोई समंक इकट्ठे कर चुका होता है और उस डाटा को हमें यूज करना है। द्वितीयक समंक में हमें खुद डाटा कलेक्ट नहीं करना है, पहले ही ये काम हो चुका है, पहले ही किसी ने कर लिया है और उसके बाद फिर उन डाटाज को अपनी बात के समर्थन में रखना है कि हाँ ये देखिए, ये इस तरह की स्थिति थी और इस तरह की स्थिति में सुधार के ये वाली प्लानिंग आई और उसके बाद फिर ये स्थिति आई, ये परिवर्तन आया। तो ये सारे डाटाज कहीं से रिलीज हो चुके होते हैं, जिन्हें हम द्वितीयक समंक कहते हैं। एक बार पुनः समझ लें कि द्वितीयक समंक उन समंकों को कहा जाता है जिन्हें पहले ही अन्य किसी माध्यमों से इकट्ठा किया जा चुका होता है। विविध सांख्यिकीय प्रक्रियाएं पहले से ही पूर्ण की जा चुकी होती हैं। इनका अपने शोध की आवश्यकता अनुसार आधार रूप में प्रयोग किया जाता है और इस स्रोत का स्पष्टीकरण भी कर दिया जाता है। आपने देखा होगा कि लिखा होगा कि ये रिजर्व बैंक की साइट से, इस तरह से जब हम किसी शब्द को लिखते हैं कि हाँ ये हमने वहां की वेबसाइट से लिया है या उस आर्थिक पत्रिका से लिया है या उस जर्नल से लिया है, तो हम इसका शो भी कर देते हैं कि ये डाटा हमने लिया कहां से है, या स्रोत करके हम लिख देते हैं। तो अब हमने दोनों प्रकार के ये देख लिए, प्राथमिक और द्वितीयक। तो उक्त दोनों प्रकार का संग्रहण चयनित शोध के अनुसार निर्धारित किया जाता है। प्राथमिक और द्वितीयक समंक अलग अलग तरह से इकट्ठे किए जाते हैं। प्राथमिक समंकों को मूल रूपेण इकट्ठा किया जाता है, जबकि द्वितीयक समंक कोई इकट्ठे कर चुका होता है। इनका केवल संकलन स्व अनुसार करना होता है। आइए इनके संग्रहण की प्रविधियों पर चर्चा कर लेते हैं, प्रविधियों पर दृष्टिपात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्राथमिक समंक संग्रहण की प्रविधियां क्या हैं और प्राइमरी डाटा कलेक्शन टेक्निक्स क्या क्या हैं, इस पर हम विचार करेंगे। इस हेतु जो हम आजकल प्रयोग में ला रहे हैं उन टेक्निक्स को हम इस तरह से स्थान दे सकते हैं, इस तरह से क्रम दे सकते हैं। उसमें सबसे पहली है
अवलोकन प्रविधि, ऑब्जर्वेशन टेक्निक। ऑब्जर्वेशन टेक्निक में क्या होता है कि हम खुद अवलोकन करते हैं, और जब हम अवलोकन करते हैं और उसके आधार पर तय करते हैं कि स्थिति इस तरह की है, इसलिए क्रिया इस तरह की होनी चाहिए। तो अवलोकन प्रविधि बहुत अधिक चर्चा में है और बहुत अधिक आसान भी पड़ती है, और हमको लगता है कि ऐसे ही चल दिए, और हमारे दिमाग में है कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमें किस तरह से कार्य करना है, और इस हिसाब से हमें अवलोकन करना है। तो अवलोकन प्रवृत्ति में अवलोकन ही होता है, ऑब्जर्वेशन ही होता है। इसके बारे में पीवी यंग एक बहुत ही प्रसिद्ध विचारक हुए हैं, शिक्षा शास्त्री हुए हैं, इन्होंने इसको समझाते हुए बताया था, उन्हीं के शब्दों को आपके बीच रखता हूं। ये कहते हैं कि अवलोकन स्वाभाविक घटना का उसके घटित होने के समय पर आंख के माध्यम से क्रमबद्ध एवं विचार पूर्वक किया हुआ अध्ययन है, यानी कि हम उसे देख रहे हैं। आगे लिखते हैं कि अवलोकन का उद्देश्य जटिल सामाजिक घटना, सांस्कृतिक प्रतिरूप अथवा मानव व्यवहार के अंतर्गत सार्थक अंतर संबंधित तत्वों की प्रकृति एवं विस्तार को प्रकट करना होता है। तो इनके शब्द बहुत ही सरल हैं कि अवलोकन स्वाभाविक घटना है और उसको आंख से देख करके ऑब्जर्व किया जाता है, और हम ऑब्जर्वेशन के आधार पर उनका हम कलेक्शन करते हैं। इसका आंग्ल वर्जन देख लीजिए कि ऑब्जर्वेशन इज ए सिस्टमैटिक एंड deliberate study through the eye of spontaneous occurrence at the time they occur. The purpose of observation is to perceive the nature and extent of significant interrelated elements within complex social phenomena, cultural pattern और ह्यूमन प्रोडक्ट। ये पीवी यंग महोदय ने साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च न्यू दिल्ली और ये पेरेंटिक हॉल इंडिया में जो प्राइवेट लिमिटेड है, इसमें 1956 में पेज नंबर 154 पर ये उपलब्ध है, जो ये पीवी यंग महोदय ने ये बात कही है। अब ये जो ऑब्जर्वेशन की प्रक्रिया है, ये किस किस तरीके से होती है। एक तो ये होती है नियंत्रित, यानी कि हमने कंट्रोल कर लिया है कुछ चीजों पर, और एक होती है अनियंत्रित। तो पहले हम बात करते हैं नियंत्रण आधारित। नियंत्रण आधारित कौन कौन सी होती हैं, कंट्रोल बेस्ड ऑब्जर्वेशन मेथड कौन कौन से हैं, और इस पर हम विचार करें। इससे पहले ही समझ लें कि ये कंट्रोल बेस्ड का मतलब क्या है, यानी कि नियंत्रित का मतलब क्या है। तो उन्हीं विद्वान पीवी यंग के अनुसार नियंत्रित अवलोकन सुनिश्चित एवं पूर्व व्यवस्थित योजनाओं के अनुसार संपन्न किया जाता है, जिसमें यथेष्ट प्रायोगिक प्रक्रिया सम्मिलित की जा सकती है। हमने पहले से ही सोच लेते हैं नियंत्रित में कि हमें ऐसे ऐसे करना है और इसी हिसाब से चलेंगे। तो जब हम इस तरह का सोच करके चलते हैं, इसका मतलब कि हमें नियंत्रण में रखना है और स्थिति को नियंत्रित करते हुए इस तरह से कार्य करना है। पीवी यंग के शब्द बहुत सरल हैं, फिर भी एक बार पुनः उच्चारित कर देता हूं कि नियंत्रित अवलोकन सुनिश्चित एवं पूर्व व्यवस्थित योजनाओं के अनुसार संपन्न किया जाता है, जिसमें यथेष्ट प्रायोगिक प्रक्रिया सम्मिलित की जा सकती है। इसका आंग्ल वर्जन देखिए, controlled observation is carried on according to defined pre-arranged plans which may include considerable experimental procedure। तो ये इसका आंग्ल वर्जन हुआ, और ये भी उसी पुस्तक में पेज नंबर 164 पर मौजूद है। ये तो बात हुई नियंत्रित अवलोकन की। अब थोड़ी सी बात अनियंत्रित अवलोकन की, अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन की। अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, उसमें हमने क्या किया कि पहले से तय कर लिया सब कुछ कि इस तरह से करना है, यह प्रायोगिक व्यवस्था करनी, ये सब हमने पहले से तय कर लिया। अब अनियंत्रित अवलोकन में क्या है, इसके संबंध में समझने के लिए हम एक अन्य विचारक गोडे एवं हेट के विचार आपके समक्ष रखते हैं, और वो बहुत सरल हैं, आपकी समझ में आएंगे। ये कहते हैं कि सामाजिक संबंधों के विषय में अधिकांश ज्ञान जो लोगों के पास है अनियंत्रित अवलोकन से व्युत्पादित होता है। आज समझिए, आज जब लोग प्रमाण रखते हैं ना, तो उसमें कोई
नियंत्रित अवलोकन नहीं करते, जानबूझकर गए हो उसके लिए ऐसी स्थिति नहीं है, और वो अनियंत्रित है, अनायास ही उस तरह का ऑब्जर्वेशन उन्होंने कर लिया है। और इस तरह का ऑब्जर्वेशन समाज में अधिक दिखाई पड़ता है। जब हम कहते हैं कि भाई कैसे आग लगी, तो इस तरह से लगी, तो वो अनियंत्रित अवलोकन था। जब हम कह रहे हैं कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, जो लोग वहां देख रहे थे उन्होंने बता दिया, वो सब पहले से तय नहीं होता। तो अनियंत्रित अवलोकन बहुत ज्यादा होता है, और इनके ये विचार बहुत ही कम शब्दों में और सारी बात को स्पष्ट कर देते हैं। एक बार पुनः समझ लें कि सामाजिक संबंधों के विषय में अधिकांश ज्ञान जो लोगों के पास है अनियंत्रित अवलोकन द्वारा व्युत्पादित होता है। इसका आंग्ल वर्जन देख लीजिए। मोस्ट ऑफ द नॉलेज विच पीपल हैव about social relations is derived from uncontrolled observation, whether participant or non-participant। तो ये शब्द थे W.J. गुडे एंड जो है P.K. हट, और इनका जो किताब है उसमें प्रश्न नंबर 120 पर ये मौजूद है। अभी हम बात कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन की, और अभी हमने बात की थी कि जिसमें नियंत्रित और अनियंत्रित ऑब्जर्वेशन की। अब दूसरी बात आती है, और इसको हम हेड देते हैं सहभागिता आधारित, पार्टिसिपेशन बेस्ड। तो सहभागी अवलोकन यानी कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होता है? सहभागी अवलोकन को असंरचित अवलोकन भी कहते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। इसको अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन भी कहा जाता है। इसमें अध्ययन से संबंधित समूह का अंग बनकर खुद ही अवलोकन करता तत्संबंधी क्रियाओं का अध्ययन करता है। कैसे? खुद को सहभागी बना लेता है और फिर उसका अध्ययन करता है, तथा आंकड़े प्राप्त करके फिर उसका अभिलेख तैयार कर लिया जाता है और रिपोर्ट तैयार कर ली जाती है। तो यह हुआ सहभागी अवलोकन, जिसे हम कहते हैं कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। और दूसरा है असहभागी अवलोकन। वहां देखिए क्या था, नियंत्रित और अनियंत्रित, और यहाँ पर सहभागिता आधारित में सहभागी और असहभागिता पर आधारित है ना। तो असहभागी अवलोकन क्या होता है? नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होता है? वैसे तो ये काफी कुछ इसके नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि नॉन पार्टिसिपेंट, उसको उसमें खुद भाग नहीं लेना है, दूर से देख करके उसका ऑब्जर्वेशन होना है। असहभागी अवलोकन को संरचित अवलोकन भी कहा जाता है। इसमें खुद सहभागी न बनकर सामान्य परिस्थितियों में संबंधित समूह के व्यक्तित्वों का अवलोकन किया जाता है। अब इसकी एक और टेक्निक आती है जिसे हम कहते हैं साक्षात्कार प्रविधि, यानी इंटरव्यू टेक्निक। तो इंटरव्यू टेक्निक क्या है? इंटरव्यू से मैं समझ रहा हूं जितने भी हमारे बालक बालिकाएं हैं सब समझ गए होंगे इंटरव्यू होता क्या है। आमने सामने बैठ करके हम बात करते हैं, और इसमें क्या है, इसमें से कुछ क्वेश्चंस हमारे मस्तिष्क में होते हैं, उद्देश्य के हिसाब से उन्हें हम पूछ लेते हैं, कभी कभी लिखे हुए भी होते हैं। तो इस पर हम थोड़ी सी विस्तार देते हैं इसको, और ज्यादा विस्तार में तो हम अलग से बात करेंगे, इंटरव्यू ये शेड्यूल इस तरह से करके अलग अलग। जब शोधकर्ता तत्संबंधी प्रयोज्य से उसकी मनोवृत्तियों, रुचियों, योग्यताओं, अभिवृत्तियों से संबंधित तथ्यों का संकलन आमने सामने की बातचीत के माध्यम से करता हो, तो इसे साक्षात्कार प्रविधि कहा जाता है। तो हम इसे क्या कहते हैं? इंटरव्यू टेक्निक। इस संबंध में उन्हीं जॉन डब्ल्यू बेस्ट के विचार आपके सामने रखता हूं कि साक्षात्कार एक मौखिक प्रश्नावली है, उत्तर को लिखे बिना विषयी अथवा साक्षात्कार देने वाला आमने सामने आत्मीयता से वांछित सूचना मौखिक रूप से देता है। आमने सामने बैठ गए और उससे जो है हम बातचीत कर रहे हैं, और बातचीत के माध्यम से हमने उन प्रश्नों के रेस्पॉन्सेस प्राप्त कर लिए। तो ये कैसा हुआ? ये साक्षात्कार के आधार पर जो डाटा कलेक्शन हुआ। तो इसका आंग्ल वर्जन देख लेते हैं। द इंटरव्यू इज एन ओरल क्वेश्चनेयर। Instead of writing the response, the subject of interviewer gives the needed information verbally in a face-to-face relationship। ये जो है जॉन डब्ल्यू बेस्ट की उसी पुस्तक में पेज नंबर 182 पर मौजूद है। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादा साफ हो गया होगा कि साक्षात्कार क्या है। साक्षात्कार तो एक बार और समझ लें, इनके शब्द अपने आप में बहुत सरल है।
इन्होंने कहा कि साक्षात्कार क्या है, एक मौखिक प्रश्नावली है। उत्तर को लिखे बिना विषय अथवा साक्षात्कार देने वाला आमने सामने आत्मीयता से वांछित सूचना मौखिक रूप से दे देता है। हम केवल बातचीत कर रहे हैं, कहीं उससे कोई लिखवा नहीं रहे हैं और कहीं कुछ उससे बात नहीं कर रहे हैं कि इसका रेस्पॉन्स आप दे करके जाओ। फिर साक्षात्कार से संबंधित तथ्यों के आधार पर सामान्य रूप से 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है। साक्षात्कार से संबंधित तथ्यों के आधार पर सामान्य रूप से 4 भागों में हम बांट सकते हैं। ये 4 भाग याद रखने लायक हैं कि इंटरव्यू क्या है। इंटरव्यू केवल एक लाइन में खत्म करने वाली बात नहीं है तो बहुत बड़ी बात। इंटरव्यू पर अलग से एक चैप्टर बना करके उसको बात कर ली जाएगी। लेकिन इंटरव्यू के आधार पर डाटा कलेक्शन कैसे होता है, इसके लिए हम 4 पॉइंट्स रखते हैं। पहली बात होती है उद्देश्य समर्पित साक्षात्कार, यानी कि ऑब्जेक्टिव डेडिकेटेड इंटरव्यू। उद्देश्य ध्यान में है, उस ध्यान में रख करके ही हम उस साक्षात्कार को ले रहे हैं। दूसरी बात होती है अंतःक्रिया आधारित साक्षात्कार, मतलब इंटरैक्शन बेस्ड इंटरव्यू। अंतःक्रिया आधारित साक्षात्कार जिसमें कि अंतःक्रिया भी हो रही है, हम उसे बात कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, वह विचार कर रहा है, विश्लेषण कर रहा है और सोच समझ करके उस बात को हमारे सामने रख रहा है। तीसरी बात है संख्या आधारित साक्षात्कार, नंबर बेस्ड इंटरव्यू, यानी कि एक एक करके हम बुला रहे हैं या ग्रुप में बुला रहे हैं या भीड़ का इंटरव्यू लेना है, तो किस तरह से हम उनमें छांटेंगे, ये सब कुछ हम उसमें तय करते हैं संख्या के आधार पर और फिर हम उस इंटरव्यू के प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे होते हैं। अगली बात है संरचना आधारित साक्षात्कार। संरचना आधारित साक्षात्कार के आधार पर भी हम डाटा कलेक्शन करते हैं, मतलब स्ट्रक्चर्ड बेस्ड इंटरव्यू, यानी कि जो हमने प्रश्नावली बनाई हुई है वह स्ट्रक्चर्ड है, वो लिखी हुई है, या फिर अनस्ट्रक्चर्ड है, हमने लिखी हुई कि नहीं है, ऐसे ही हमारे दिमाग में है कि ये उद्देश्य है, इससे जुड़े हुए ये प्रश्न हो सकते हैं। और ऐसे में जो है कई बार प्रश्नों के छूटने की संभावना रहती है। लेकिन स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड जैसी भी आवश्यकता होती है और जितना बड़ा हमारा संस्थान होता है उस आधार पर हम तय करते हैं। तो कौन कौन सी 4 बातें हुई, एक तो उद्देश्य समर्पित साक्षात्कार, दूसरा हुआ अंतःक्रिया आधारित साक्षात्कार, तीसरा हुआ संख्या आधारित साक्षात्कार और चौथा हुआ संरचना आधारित साक्षात्कार। अब इसमें से हम एक एक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले उद्देश्य समर्पित साक्षात्कार, यानी कि ऑब्जेक्टिव डेडिकेटेड इंटरव्यू। ये 2 तरह का मुख्य रूप से, तो इसमें एक तो निदानात्मक साक्षात्कार और दूसरा उपचारात्मक साक्षात्कार। और निदानात्मक मतलब डायग्नोस्टिक इंटरव्यू और थेरापेटिक इंटरव्यू। तो निदानात्मक साक्षात्कार क्या होता है, निदानात्मक साक्षात्कार में हम उस कॉज का पता लगा लेते हैं कि किस कारण से ये समस्या उत्पन्न हुई है। निदानात्मक साक्षात्कार में हम उस कॉज को केवल पता लगाते हैं कि भाई अगर ये स्थिति है तो इसके पीछे कॉज क्या है, क्यों हुआ ऐसा। और जब तक हमारे जो भी प्रश्न होंगे ना वो इस बात को लेकर के होंगे, उसने बताया कि ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम की जड़ कहां पर है वह हम ढूंढ लेते हैं निदानात्मक साक्षात्कार में। दूसरी बात है उपचारात्मक साक्षात्कार। उपचारात्मक साक्षात्कार में क्या कहते हैं, वो जो हमने कमी पता लगाई थी उसका निदान, उसको कैसे हम दूर करेंगे, उसका उपचार कैसे करेंगे। तो ये उपचारात्मक साक्षात्कार होता है। बहुत सारे विद्यार्थी या बहुत सारे लोग इस तरह की समस्याएं बताते हैं और उसके बाद जीवन लीला समाप्त करने तक की बात करते हैं, तो वह इसके माध्यम से उन्हें समझाया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। और जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो व्यवस्था है वह व्यवस्था ही यहाँ पर भी हो जाती है और इस इंटरव्यू के माध्यम से, इस बातचीत के माध्यम से भी वो लोग समझ जाते हैं और यथार्थ से अपने आप को जोड़ लेते हैं। तो कैसे हुए उद्देश्य समर्पित साक्षात्कार, उद्देश्य को ध्यान में रखना है कि इस टॉपिक पर बात हो रही है। फिर उसमें निदानात्मक है और उपचारात्मक है। अब दूसरी बात है शोध साक्षात्कार। शोध साक्षात्कार ये शोध साक्षात्कार भी उस उद्देश्य समर्पित साक्षात्कार का एक हिस्सा है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम बातचीत सामान्य रूप से कर रहे हैं, लेकिन हमारे ध्यान में हमारा शोध है, उस शोध में हमें जिस चीजों की आवश्यकता है उस पर हम बात कर रहे हैं। तो ये शोध साक्षात्कार भी इसी का हिस्सा है। तो 3 हिस्से हुए इसके उद्देश्य समर्पित साक्षात्कार के। पहला हिस्सा हुआ निदानात्मक, दूसरा हुआ उपचारात्मक और तीसरा हुआ शोध साक्षात्कार।
अब इससे अगले हिस्से पर जाते हैं, तो वह था अंतःक्रिया आधारित साक्षात्कार। तो पहले उसके 3 हिस्से हो गए और दूसरा है अंतःक्रिया आधारित साक्षात्कार। और अंतःक्रिया आधारित साक्षात्कार में भी हम प्रयास करते हैं कि क्या क्या इसके अंतःक्रिया को सही ढंग से अभिव्यक्त करने के लिए किस किस की आवश्यकता होगी। तो पहला होता है केंद्रित साक्षात्कार, मतलब फोकस्ड इंटरव्यू। और फोकस्ड इंटरव्यू में हमारा पूरा ध्यान उसी पर ही फोकस है जो हमारा उद्देश्य है, और उस उद्देश्य के आधार पर ही हमने प्रश्न बनाए हुए हैं या विचारे हुए हैं या हमारे किसी लैपटॉप वगैरह में है और हमने उसको रख लिया है सामने और उसके आधार पर हम उससे पूछ रहे हैं। तो ये तो हुआ उद्देश्य यानी कि फोकस्ड इंटरव्यू। दूसरा होता है अनिर्देशित साक्षात्कार, अनगाइडेड इंटरव्यू। अनिर्देशित साक्षात्कार में वहां पर तुलनात्मक रूप से कम बर्डन और टेंशन महसूस करता है सामने बैठा हुआ जो भी व्यक्ति होता है जिसका इंटरव्यू हो रहा होता है, जो इंटरव्यूअर होता है, और ये एक तरह से उतना फोकस्ड नहीं होता और सामान्य बातचीत की तरह से लगता है। और एक होता है पुनरावृत्त साक्षात्कार, तो रिपीटेड इंटरव्यू। रिपीटेड इंटरव्यू ये बार बार होता है। अब जैसे मान लीजिए आप गए किसी डॉक्टर के पास में और डॉक्टर को आपका निदान करना है, निदानात्मक उपचार भी करना है और उसके निदानात्मक बताना है कि हाँ ये प्रॉब्लम्स हैं और फिर उसका उपचार भी करना है। अब वो कह रहा है कि भाई 5 सेटिंग में आपका ये दांत सही होगा। तो हर सेटिंग में अलग अलग बार वो प्रश्न पूछेगा, प्रश्न पूछने के बाद आप रेस्पॉन्स देंगे, रेस्पॉन्स के आधार पर वो अपने कार्य को पूरा करेगा। इस तरह से जब हम किसी शोध कार्य को कर रहे होते हैं तो शोध कार्य को करने पर शोध कार्य की आवश्यकता के अनुसार हम इस साक्षात्कार को करते हैं और इसे हम पुनरावृत्त साक्षात्कार करते हैं। और इस पुनरावृत्त साक्षात्कार में एक्चुअली करता क्या है वो कि अंतःक्रिया आधारित, अंतःक्रिया को आधार बनाकर आपके प्रश्नों का रेस्पॉन्स देता है, इसलिए हम इसे अंतःक्रिया आधारित साक्षात्कार की श्रेणी में रखते हैं। अब इसके बाद बात आती है संख्या आधारित साक्षात्कार, नंबर बेस्ड साक्षात्कार या नंबर बेस्ड इंटरव्यू। इसमें क्या होगा, व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल इंटरव्यू और दूसरा सामूहिक साक्षात्कार यानी कि ग्रुप इंटरव्यू। तो व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए हम एक एक करके बुलाते हैं, फिर उन प्रश्नों को रखते हैं और उसके बाद जो है फिर हम उसे विद्यार्थी को भेज देते हैं और जो हमें डाटा कलेक्ट करना होता है उसे हम नोटिफाइड कर लेते हैं। और जब हम ग्रुप इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो ग्रुप इंटरव्यू में हम ग्रुप को बुलाते हैं और उनसे फिर हम प्रश्न करते हैं और अपने उद्देश्य को ध्यान में रखे ही हुए होते हैं और हम उस साक्षात्कार की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। तो यह हुआ संख्या आधारित साक्षात्कार। तो हमने देखा कि पहले के 3 हिस्से थे, दूसरे के 3 हिस्से थे और इसके 2 हिस्से हैं। अब इससे अगले पहुंचते हैं संरचना आधारित साक्षात्कार, तो स्ट्रक्चर बेस्ड इंटरव्यू। इसमें मैंने पहले ही बताया था कि ये 2 तरह का है, संरचित और असंरचित साक्षात्कार। यानी कि एक तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और एक अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। तो जो संरचित साक्षात्कार होता है, जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, उसमें हम पहले से तय कर लेते हैं कि हाँ हमें ये बात पूछनी है और सारी बातों को हम पहले ध्यान कर लेते हैं, कोई भी हिस्सा छूटता नहीं। और जो अनस्ट्रक्चर्ड है उसमें छूटने की संभावना रहती है, उसमें हम अनायास ही उससे बात करते हैं और हमारे दिमाग में स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आता रहता है और हम प्रश्न पूछते रहते हैं और उसके आधार पर वह साक्षात्कार होता है। तो ये जो है ये एक और तरीका हुआ। तो उसके हमने 4 हिस्सों पर जो बात की थी उसमें से हमने एक को पूरा कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि सारे इंटरव्यू जो हमने अभी तक किए, जिसमें संख्या आधारित रहा हो या संरचना आधारित रहा हो या उद्देश्य समर्पित रहा हो या अंतःक्रिया आधारित रहा हो, इन 4 तरह की बात जो है हमने कर ली है। और अब साक्षात्कार संबंधित बातें 4 ये थी। एक और बात आती है जैसे कि हम कहते हैं सोशियोग्राम, वो सामाजिक प्रवृत्ति, समाजमितीय प्रवृत्ति या सोशियोमेट्रिक टेक्निक। अब सोशियोमेट्रिक टेक्निक अपने आप में बहुत बड़ी है, इस पर विस्तार से एक चैप्टर के रूप में अलग से बात कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर कि इससे हम डाटा कलेक्शन कैसे करते हैं, केवल डाटा कलेक्शन की बात,
उसे हम कर लेते हैं कि विविध सामाजिक परिस्थितियों व समूह के सदस्यों के पारस्परिक व्यवहारों, संबंधों व पसंद नापसंद को समाजमिति प्रविधि द्वारा अध्ययन किया जाता है। समाजमिति का अर्थ स्पष्ट करते हुए वही जॉन डब्ल्यू बेस्ट महोदय ने लिखा कि समाजमिति सामाजिक संबंधों का वर्णन करने के लिए एक प्रविधि है जो एक समूह में व्यक्तियों के मध्य विद्यमान होती है। बहुत सरल शब्दों में कहा है, एक बार पुनः दोहरा दे रहा हूं कि समाजमिति सामाजिक संबंधों का वर्णन करने के लिए एक प्रविधि है जो एक समूह में व्यक्तियों के मध्य विद्यमान होती है। मतलब एक ग्रुप है, एक ग्रुप में जरूरी नहीं कि सबको पसंद करते हो सकता है कि कोई 2 को पसंद करता हो, कोई 3 को पसंद करता हो, 5 लोगों का ग्रुप है मान लीजिए, तो हो सकता है किसी एक व्यक्ति को बाकी 4 लोग पसंद करते हो और किसी एक व्यक्ति को एक ही पसंद करता हो, ऐसा संभव है। और इसलिए ये ग्रुप के मध्य किस तरह के संबंध हैं और हमारी टीम कैसे वर्क करेगी, इस बात पर विचार करने के लिए इस समाजमिति व्यवस्था का जो है हम अध्ययन कर लेते हैं। तो समाजमिति व्यवस्था के अध्ययन के लिए हमने एक और तरीका होता है, एक टेक्निक होती है जिसे हम सोशियोग्राम कहते हैं। तो हम सोशियोग्राम का भी इस्तेमाल करते हैं। तो सोशियोग्राम क्या होता है? सोशियोग्राम में क्या होता है कि हम एक चित्र बना लेते हैं ABCDEFGH लिख करके और उसके आधार पर उसको हम कनेक्ट कर देते हैं तीर से। मैं समझ रहा हूँ कि उसको बना करके दिखा देना ज़्यादा अच्छा होगा। और तो बना करके उसको दिखाने के लिए हम केवल बना करके दिखाना ये एक ही तरीका नहीं है, बल्कि उसको हम मैट्रिक्स के आधार पर भी पता करते हैं। और मैट्रिक्स के अलावा भी हम और तरीके भी हैं जिससे कि हम समाज का अध्ययन करते हैं। आंकड़ों का कलेक्शन भी कर लेते हैं, समाज आलेख भी बनाते हैं और सामाजिक सूचकांक आदि के द्वारा भी विश्लेषित किया जाता है। इस बीच वो बात रह गई कि उन्होंने जो हिंदी में एक परिभाषा दी थी उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना था, तो उसका आंग्ल अनुवाद भी सुन लीजिए कि सोशियोमेट्री इज ए टेक्निक ऑफ डिस्क्राइबिंग सोशल रिलेशनशिप्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन इंडिविजुअल्स इन ए ग्रुप, कि एक दूसरे के प्रति एक दूसरे की भावनाएं किस तरह की हैं और वो कितने इंटर रिलेटेड हैं, इसका पता हम इससे लगाते हैं। अभी मैंने बात की कि सोशियोग्राम के बारे में सामान्य रूप से एक बात मैं आपके बीच रख रहा हूँ कि समाजमिति तकनीक से प्राप्त आंकड़ों को समाजमिति मैट्रिक्स, समाज आलेख, समाजमिति सूचकांक आदि के द्वारा विश्लेषित किया जाता है। और समाज वो क्या है, जैसे मान लीजिए है A, B, C, D और ये E, ये 5 एलिमेंट है। अब इसको ये और इसको ये पसंद करता है, इसको ये और ये इसको पसंद करता है। मान लीजिए ये इसको भी पसंद करता है, ये इसको पसंद नहीं कर रहा है और यहाँ पर ये एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं। अब ये इसको पसंद कर रहा है, ये भी इसको पसंद कर रहा है, ये भी इसको पसंद कर रहा है और ये D भी इसको पसंद कर रहा है। अब ये हो सकता है कि इसमें से मान लीजिए इसको पसंद करे, तो इस तरह हमने क्या देखा कि A भी C को पसंद कर रहा है, B भी इसे पसंद कर रहा है, E भी इसको पसंद कर रहा है, D भी इसको पसंद कर रहा है। इसका मतलब इसको अगर हम नेतृत्वकारी शक्ति के रूप में विकसित कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो डाटा कलेक्शन बेस पर हम इस तरह से कार्य करते हैं समाजमिति सोशियोग्राम के आधार पर। अब समाजमिति सोशियोग्राम ये हमने एक तरीका निकाल लिया। तो अब तक हमने जो बात की वो प्राथमिक अंकों के संग्रहण की है। अब चूंकि हमने शुरू में ये बात कर चुके हैं कि प्राथमिक अंकों के संग्रहण के साथ द्वितीयक समंकों का संग्रहण। प्राथमिक अंक क्या है, इसमें हम खुद इन्वॉल्व होते हैं और खुद डाटा कलेक्ट करते हैं। द्वितीयक में हम इन्वॉल्व नहीं होते बल्कि कोई दूसरा इस काम को कर चुका होता है। तो कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा के बारे में जब द्वितीयक समंकों की बात करते हैं तो इसका सीधा सा आशय है कि जो समंक पहले से ही उपलब्ध हैं, इसको न केवल एकत्रित किया गया है बल्कि इसका विश्लेषण भी किया जा चुका है। द्वितीयक समंकों का प्रयोग करते समय शोधार्थी को विविध स्रोतों पर गौर करना होता है। समझ बूझकर उनका चयन शोधार्थी पर निर्भर करता है।
सामान्यतः यह प्रकाशित होते हैं। जैसे कि जो जो चीज़ें हैं जहाँ से हम इन्हें ले सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मैं कुछ बिंदु आपके बीच रख दे रहा हूँ कि जो विविध आधिकारिक वेबसाइट है, जैसे रिजर्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट से आप देख लें या स्टॉक एक्सचेंज की आधारिक वेबसाइट से आप देख लें। दूसरी बात, शासन के विविध प्रकाशनों में, चाहे वो केंद्रीय हो चाहे वो राज्य स्तरीय हो, उसकी जो प्रकाशन करता है वहां से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तीसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय निकायों व उनके सहायक संगठनों का जो प्रकाशन होता है, सहायक संगठनों का, वो प्रकाशन भी डाटा रिलीज करते हैं और उन डाटा के आधार पर भी हम जो है बात कर सकते हैं। अगली बात, तकनीकी व व्यापक पत्रिकाओं द्वारा, जो टेक्निकल पत्रिकाएं आती हैं उनके द्वारा, और जो व्यापक विश्लेषण करती हैं, अलग अलग जगह की डाटा लेकर उनको विश्लेषित करती हैं, उनके आधार पर भी हम अपने शोध में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पुस्तक, पुस्तिकाओं व समाचार पत्रों से जो कुछ भी निकलता है उसमें भी डाटा निकलता है और उस डाटा का भी हम यूज कर सकते हैं और स्रोत में लिख सकते हैं कि हमने वहां से प्राप्त किया है। अगली बात, विविध बैंक, स्टॉक एक्सचेंज और संघों की रिपोर्ट्स जो आती हैं उनमें भी डाटा दिया होता है, उस डाटा के आधार पर भी हम विश्लेषण कर सकते हैं और अपने शोध का उन्हें हिस्सा बना सकते हैं। अगली बात, जो विविध विश्वविद्यालय हैं और अर्थशास्त्री हैं जो काम कर रहे हैं, वो भी जगह जगह से डाटा लेकर के कार्य कर रहे हैं और उस डाटा के आधार पर अपने निर्णय तक पहुंच रहे हैं। तो समय के साथ उसमें किसी परिवर्तन की आवश्यकता है, आपके शोध के हिसाब से उसकी आवश्यकता है, तो आप उसको वहां से भी ले सकते हैं। एक और बात है, जो विविध ई पत्रिकाएं आती हैं, ई पत्रिकाओं में भी संकलन किया जाता है और अच्छा संकलन मिलता है, यहाँ से भी हम उन डाटाज को कलेक्ट कर सकते हैं, सेकेंडरी डाटाज को। तीसरी बात, जो सार्वजनिक रिकॉर्ड है, आंकड़ों से व जो ऐतिहासिक प्रकाशित दस्तावेज हैं उनसे भी हम डाटाज को ले सकते हैं और उससे अपने शोध को दिशा दे सकते हैं। और फिर अन्य विविध स्रोतों से, आजकल जमाना बदल रहा है, बदलते हुए समय में रोज नई नई चीजें आ रही हैं, तो अगर किसी अन्य स्रोत से भी आंकड़े इकट्ठे हो जा रहे हैं और वो हमें लगता है कि वो रिलायबल हैं, वो वैलिड हैं, तो हम उनको वहां से ले सकते हैं और अपने शोध का हिस्सा बना सकते हैं। इस तरह से हमने जाना कि कलेक्शन ऑफ डाटा के लिए मुख्य रूप से दो चीजें, एक तो प्राथमिक समंक और एक द्वितीयक समंक। प्राथमिक समंक के लिए हमने सारी व्यवस्थाएं बताई, उसमें क्योंकि हम खुद इन्वॉल्व होते हैं और खुद जाकर के उसको कर रहे होते हैं, और उसमें जो है हमने सारी बातें आपके बीच रखी। दूसरी बात जो कि बाद वाला था, जिसमें हम द्वितीय समंक की बात की। द्वितीय समंक में दूसरे के माध्यम से डाटा कलेक्शन हो चुका होता है, उनका विश्लेषण करके प्रकाशित भी किया जा चुका होता है और उसे हमें केवल प्रयोग करना होता है। तो मैं समझता हूं कि कलेक्शन ऑफ डाटा यानी कि समंकों का एकत्रीकरण, यह बात स्पष्ट हो गई होगी। इसमें जो प्रश्नावली अनुसूची की बात आई थी उसका डिफरेंस मैं दे चुका हूं और अलग अलग जो विषय हैं उन पर अलग अलग चैप्टर के रूप में बात करूंगा। इस समूचे को अगर आप लिखित रूप से प्राप्त करना चाहते हैं तो ये educationacharya.com पर उपलब्ध रहेगा, और ये जो कुछ मैंने कहा है ये यूट्यूब पर एजुकेशन आचार्य पर तो है ही, और स्पेलिंग एजुकेशन आचार्य की है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।